Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कर चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो और यहां पर देखते हैं हमारे पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमें पता है, इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर अ लॉन्ग स्टंटनस स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द मास मूवमेंट एंड सैक्रिफाइसेस। हमारा इंडिया जो है, जब उसे इंडिपेंडेंस मिली तो उसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिखाई देते हैं, बहुत सारे मास मूवमेंट दिखाई देते हैं, तब जाकर एक्चुअल में इंडिया इंडिपेंडेंट हो पाया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। साथ ही आफ्टर फ्रीडम सिटीजन गेन्ड द राइट टू डिसाइड देयर ओन गवर्नेंस, और इसके बाद ही इंडियंस को यह राइट मिला कि उन्हें कौन गवर्न करने वाला है, मतलब गवर्नेंस अब किसकी होगी ये वो खुद डिसाइड कर सके, और ये पॉसिबल हो सका सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद में ही। सो द फॉरमोस्ट टास्क वाज टू क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला टास्क क्या परफॉर्म किया गया कि पहले हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें आउटलाइन की गई सारी की सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज, साथ ही सारे राइट्स यहां मेंशन किए गए, ड्यूटीज मेंशन की गई, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी यहां पर सही तरीके से बताया गया। और इसी के अकॉर्डिंग आज हमें राइट मिला है कि हम अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज कर सकते हैं। सो द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसने ही यूएएफ को जो है यहां पर एक्चुअल में हमारे सामने रखा। साथ ही साथ में ग्रांटिंग एवरी इंडियन एज्ड 18 ईयर प्लस एन इक्वल वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस। सो ओवरऑल ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? बस ये बता रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें यूएएफ दिया, मतलब एक ऐसा राइट जिसमें हमारा बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि हम किस कास्ट से हैं, हम किस रिलीजन से हैं, साथ में हम किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं या फिर किस इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से। बस यहां पर एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया रहें और साथ ही साथ में हमारी एज जो है वो 18 प्लस हो। और अगर आपके पास ये है तो आप खुद अपनी गवर्नमेंट को यहां पर इलेक्ट कर सकते हो, मतलब अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकते हो। चलिए तो अब आगे समझते हैं पीपल एंड पार्लियामेंट के बारे में। क्या रोल है पीपल का और क्या रोल है पार्लियामेंट का, ये सारी चीजें यहां समझने वाले हैं। सो सिटीजन डायरेक्टली इलेक्ट लोकसभा मेंबर्स। ये हमें पता है कि जो लोकसभा नाम की एक बॉडी है, जैसे कि हमें पता है कि यहां पर पार्लियामेंट में 3 बॉडी दिखाई देने वाली है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसमें से जो लोकसभा है उसे हम डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। द मेजोरिटी पार्टी कोएलिशन फॉर्म द गवर्नमेंट, और इसमें जो मल्टीपल पार्टी सिस्टम चलता है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, सबसे ज्यादा उसके कैंडिडेट इलेक्ट होंगे, वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। मे भी हो सकता है कि यहां पर कोई एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो वो क्या बनाएगी, तो फिर वो यहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पार्लियामेंट एक्सप्रेसेस पीपल्स विल एंड परफॉर्म लेजिस्लेटिव, ठीक है। सो पार्लियामेंट जो है वो एक्चुअल में क्या करती है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी विल है, उसी को तो रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ में परफॉर्म करती है लेजिस्लेटिव एक्शन, ओवरसाइट एंड फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज को भी यहां पर मेंटेन करने का काम किसका है, एक्चुअल में पार्लियामेंट का ही होने वाला है। 18 लोकसभा सो फॉर विद द लेटेस्ट इलेक्टेड इन 2024। सो जैसा कि हमें पता है कि सितंबर 2024 में फाइनली जो 18th लोकसभा है वो यहां पर एग्जिस्टेंस में आती है। 1951-52 से लेके यहां पर 2024 तक 18 लोकसभा जो है उनका फॉर्मेशन हो चुका है। अब इसी चीज को अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि जो 7 डिकेड्स तक सर्व करने वाली एक बिल्डिंग है, जिसका नाम एक्चुअल में अब कर दिया गया है संविधान सदन, मतलब वो जगह जहां पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, जिसने इतने समय से लोकसभा और राज्यसभा की सीट के रूप में काम करा। अब उसका नाम क्या हो गया है, उसका नाम हो गया है संविधान सदन, मतलब हमारा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, साइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है अब बन चुका है, नई जो संविधान सभा है उसका निर्माण हो चुका है, डिजाइन्ड फॉर
एफिशिएंसी, डिजिटल ऑपरेशन, ग्रेटर स्पेस एंड बेटर सिक्योरिटी। मतलब और ज्यादा एफिशिएंट बनाया गया है इस बिल्डिंग को, क्योंकि और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स की नीड होगी। डिजिटल लेवल पर भी यहां पर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया गया है और इस नई बिल्डिंग में अब यहां पर लोकसभा और राज्यसभा जो है वो अपनी सीट रख चुकी हैं और यहां पर सारे डिबेट और डिस्कशन फाइनली हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कंपोजिशन होता है एक्चुअल में पार्लियामेंट का। सो पार्लियामेंट जैसा कि मैंने आपको बताया मतलब प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। सो ये तीनों बॉडी मिलकर एक बॉडी को बनाती है जिसका नाम होता है पार्लियामेंट। सबसे पहले समझेंगे हम लोकसभा क्या होता है। लोकसभा मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जहां पर हो सकती है 550। साथ ही ये रिप्रेजेंट करती है किसे, सारी की सारी पॉपुलेशन को डायरेक्टली। तो इंडिया की जितनी भी 18 प्लस पॉपुलेशन है उसे रिप्रेजेंट करने का काम करती है डायरेक्टली कौन, लोकसभा। देन हम बात करें अगर राज्यसभा की, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो आप लोगों को याद आना चाहिए कि हम लोग जिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वही क्या करते हैं एक्चुअल में वोट देते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। इसलिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्लियर, एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, और इसी कारण ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर पाती है यूनियन लेवल पर। क्लियर, सो प्रेसिडेंट फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री समनिंग सेशंस एंड असेंटिंग बिल्स। अब जैसा कि हमें मालूम है कि ये दो तो पार्ट होते ही हैं, साथ में प्रेसिडेंट भी, और प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्चुअल में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी बिल को एक्ट बनाना है या लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट का असेंट यहां पर मस्ट होने वाला है। साथ ही साथ में जितने भी सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन सभी में भी प्रेसिडेंट का रोल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये कंपोजिशन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे यहां पर ये दो हाउसेस क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों हमने ये बाय कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही चूज करा। तो चलिए इसके रीजंस को समझ लेते हैं। इंस्पायर्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो इंडिया है उसका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्या है, इन्फ्लुएंस्ड दिखाई देता है। वहां पर भी सेम तरीके से एक नॉमिनल हेड होते हैं, वहां पर भी दो हाउसेस होते हैं जैसा हमारे यहां पर होता है। सो इट एंश्योर द चेक एंड बैलेंस विद इन द लॉ मेकिंग। मतलब ये और क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी कानून बनाए जा रहे हैं, पॉलिसीज बनाई जा रही है, लॉज बनाए जा रहे हैं, तो उनमें चेक एंड बैलेंस हो सके। क्योंकि जब वो एक रिगरस प्रोसेस से होकर जाते हैं और दोनों हाउसेस में ऐसी प्रोसेस होती है तो बहुत अच्छे लॉज जो हैं वो एक्चुअल में फ्रेम हो पाते हैं। साथ ही राज्यसभा प्रोटेक्ट स्मॉलर स्टेट इंटरेस्ट। मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जिनकी एक्चुअल में पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है और अगर सिर्फ एक ही हाउस होता तो इनका रिप्रेजेंटेशन यहां पर कम हो चुका होता। इसलिए ही राज्यसभा इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। साथ ही प्रोवाइड्स अ रिवाइजिंग चैम्बर फॉर द डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द बिल। सो एक बिल की डिटेल्ड स्क्रूटनी करने के लिए भी राज्यसभा जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। स्ट्रेंथन फेडरल स्ट्रक्चर बाय गिविंग स्टेट्स अ नेशनल वॉइस। और यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है क्योंकि स्टेट्स को यहां पर एक वॉइस, एक फेडरल वॉइस जो है मतलब यूनियन के लेवल पर नेशनल वॉइस जो है वो यहां पर मिल जाती है इस बाय कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम के कारण ही। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमारे यहां पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। जैसा कि आप सभी को पता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो यहां की सारे जितने भी प्रोसीजर होते हैं उन्हें प्रिसाइड करने का काम करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट लोकसभा सो हमें यहां पर पता है कि वहां स्पीकर होने वाले हैं। सो लोकसभा स्पीकर मेंटेन ऑर्डर, मैनेजेस डिबेट्स एंड सर्टिफाइज मनी बिल। सो एक ऐसे पर्सन जो एक्चुअल में यहां पर चेयर पर होने वाले हैं लोकसभा में और जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, जो वहीं के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा ही चुने जाते हैं। और फिर ये यहां पर क्या करते हैं, वहां डेकोरम मेंटेन करते हैं, सभी को डिबेट करने का मौका देते हैं, साथ ही साथ में मनी बिल को सर्टिफाई करने का काम भी इन्हीं का होता है। फिर अगर हम बात करें राज्यसभा में तो राज्यसभा चेयरमैन या फिर राज्यसभा चेयरपर्सन जिसे बोल सकते हैं, जो होते हैं एक्चुअल में कौन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जिन्हें इनडायरेक्टली एक इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट किया जाता है, देन ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करते हैं फॉर राज्यसभा, जिनका काम होता है प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना और साथ ही साथ में डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना। सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं और वो
क्या काम करते हैं इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में। चलिए अब हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव की। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव ही क्या होता है। तो हमने देखा कि तीन बॉडी हमें अलग अलग दिखाई दे रही है, उसमें से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव यहां पर रूल, रेगुलेशन, लॉज और पॉलिसीज का फॉर्मेशन करती है, पर इन सभी को इंप्लीमेंट करने का काम किसका है, तो इन सभी को इंप्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव। अब इस एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो इसमें आ जाते हैं प्रेसिडेंट, इसमें आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इसमें आने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर और साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी। तो ये सभी एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं ये एग्जीक्यूट करेंगे लॉज को, ये मैनेज करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को और साथ ही साथ में नेशनल पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन भी करने वाले हैं। और साथ ही मिनिस्टर्स मस्ट बी एमपी और मस्ट बिकम एमपीज विद इन 6 मंथ। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कि कोई भी अगर मिनिस्टर बन रहा है मतलब उन्हें यहां पर पोर्टफोलियो दिया गया है तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो उन्हें विद इन 6 मंथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होना पड़ेगा, तभी वो एक मिनिस्टर बनकर रह सकते हैं। साथ ही रिस्पॉन्सिबल कलेक्टिवली टू द लोकसभा। हमें ये पता है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है वो एक्चुअल में लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम आगे चलकर देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अब हम बात करते हैं एसेसिबिलिटी और इंक्लूजन इन पार्लियामेंट की। एसेसिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लूजन के लेवल पर आ सकें, उसके लिए क्या क्या यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेंगोल के बारे में बता देते हैं। सेंगोल मतलब एक सिंबल, ये क्या सिंबलाइज करता है, तो एक्चुअल में लोकसभा में ये एथिकल गवर्नेंस का सिंबल बना हुआ है। अभी जो हमारी न्यू लोकसभा बनाई गई है, स्पीकर की चेयर के पास में ही सेंगोल को रखा गया है। सेंगोल एक्चुअल में यहाँ पर क्या बताता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में सेंगोल है। ठीक, ये सिंगल क्या है, तो ये एक एनग्रेव्ड रॉड है जो एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ पावर को सिंबलाइज करती है और साथ ही साथ में यहां पर इंश्योर करती है कि जस्टिस हमेशा बनी रहे। इसलिए ही इसका इतना ज्यादा यहां इंपैक्ट आपको दिखाई देने वाला है एथिकल गवर्नेंस में। साथ ही साथ में एसेसिबिलिटी के लिए और क्या किया जा रहा है, तो ट्रांसलेशन सर्विस जो है उसे और एक्सपांड किया जा रहा है। 12 to 18 कर दिया गया है लैंग्वेजेस को, जिसमें ट्रांसलेशन होगा पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का। सो पहले 12 हुआ करती थी, रिसेंटली 6 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया है और अब इनकी संख्या हो गई है 18 टू एंश्योर द इक्वल पार्टिसिपेशन। मतलब जो भी लोग, जैसे कि कोई अगर हिंदी में बात करता है तो कोई इंग्लिश में हो सकता है, कोई तमिल में तो कोई मद्रासी में, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पर बोडो, मैथिली, संथाली, इन सभी में अब ट्रांसलेशन जो है पॉसिबल हो सकता है और ऐसे ही 18 लैंग्वेजेस को यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए रखा गया है। साथ ही हेल्प्स द एमपीज टू अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेजेस। सो एमपी डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो उस प्रोसीडिंग को बेटर तरीके से समझ सके, इसलिए ये एक्सेसिबिलिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट एक्चुअल में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो चलिए देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 मेजर फंक्शन जो है वो ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर रखे हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसने पहले ही आउटलाइन कर दिया कि पार्लियामेंट को कौन कौन से फंक्शन करने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फंक्शन होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले फंक्शन होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, जिसमें आने वाले हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन और साथ ही साथ में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। वो भी कैसे होगा, इनडायरेक्टली। कहां बताया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी बता दिया गया। अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी बदलना है, तो उसके लिए अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या होगा ये भी बताया गया। ये भी इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है। मेंटेन फेडरल बैलेंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यूनियन और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन जो है वो सही तरीके से बना रहे, बैलेंस बना रहे, ये भी इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन होने वाला है। एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड प्रमोशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना थ्रू द पॉलिसीज एंड लॉस, ये भी इसका ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन होने वाला है। साथ ही साथ में अप्रूव्स इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन, नेशनल स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव करना, प्रोक्लेम करना, ये सारी चीजें भी फाइनेंशियल, ये सारी चीजें भी एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस के अंदर आने वाली है। सो ये क्लियर हो रहा होगा कि पार्लियामेंट कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। नाउ वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। सो क्या एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी फंक्शंस होते हैं एक्चुअल में, चलिए इन चीजों को समझते हैं। गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये हमें मालूम है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाली है। मिनिस्टर मस्ट जस्टिफाई डिसीजन ड्यूरिंग
अब जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी ने डिसीजन लिए हैं, जो भी एक्शन लिए हैं, उसे जस्टिफाई करने के लिए कुछ टूल रखे गए। जैसे कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आर की, क्वेश्चन आर एक ऐसा टूल है जब भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, जो उसका फर्स्ट आर होता है, वहां पर सारे मिनिस्टर्स, मतलब उन सभी से जो एक्चुअल में अकाउंटेबल हैं किस चीज के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, उन्हें यहां पर आंसर देना होता है बाकी मिनिस्टर्स के क्वेश्चंस का, मतलब बाकी मेंबर्स के क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। उसी के जस्ट बाद आपको दिखाई दे जाएगा जो नेक्स्ट आर होता है उसे 0R कहा जाता है। फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन, मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई मैटर है तो उस पर ध्यान आकर्षण करने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है। ऐसे ही होता है सेंशर या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब वो मोशन जिसमें ये देखा जाता है कि सच में ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर जो पार्टी मेजॉरिटी बता रही है उसके पास क्या सच में सभी का सपोर्ट है या फिर नहीं है। सो इस तरीके से ये जस्टिफाई किया जाता है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो सही हैं या नहीं है। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज लाइक PAC, मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी इवैल्यूएट द एग्जीक्यूटिव परफॉर्मेंस। ये कुछ कमिटीज होती है जो हमने पढ़ी थी एक्चुअल में कि बिल को जब एक्ट बनाया जाता है वो स्क्रूटनाइज करने का काम करती है। वैसे ही PAC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी यहाँ पर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखती है कि एग्जीक्यूटिव ने एक्चुअल में परफॉर्म कैसा किया है, और यहाँ पर इंश्योर होता है क्या, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन और साथ ही साथ में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी। तो इस तरीके से एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहां पर मेंटेन हो पाती है। नाउ वी टॉक अबाउट द लॉ मेकिंग, जो एक और फंक्शन होने वाला है हमारी पार्लियामेंट का। सो जो भी कानून बनाना है लेजिस्लेचर उसमें मेजर रोल प्ले करता है। चलिए देखते हैं बनते कैसे हैं लॉज। सो प्राइमरली लॉ मेकिंग अथॉरिटी एट द यूनियन लेवल, मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। किन किन लिस्ट पर ये बना सकते हैं एक्चुअल में जो भी लॉज बनाने हैं, तो वो यूनियन और कंकरेंट लिस्ट के लेवल पर यहां पर कानून बनाए जा सकते हैं। किसके द्वारा, यूनियन के द्वारा। बिल जो है वो सबसे पहले एक प्रोसीजर में जाता है, जैसे कि सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होता है, देन उस पर डिस्कशन किया जाता है, कमेटी रिव्यू करती है, वोटिंग होती है, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलता है और तब जाकर एक बिल जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, किसी लॉ में या फिर किसी एक्ट में। साथ ही राज्यसभा एक्ट एज अ रिव्यूइंग चैम्बर फॉर द बेटर स्क्रूटनी, मतलब ये सेम प्रोसीजर एक हाउस में पास होने के बाद में दूसरे हाउस में जाता है और फिर इसी प्रोसेस को यहां पर वापस से फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ में अगर कभी डेडलॉक की सिचुएशन बनती है, मतलब अगर यहां पर ये लोग फैसला नहीं ले पा रहे हैं इसे पास करना है या नहीं, तो साथ में मिलकर ज्वाइंट सिटिंग में भी इसका फैसला किया जा सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा विद द प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन, और सिर्फ प्रेसिडेंट की प्रीवियर परमिशन से ही क्या किया जा सकता है, लोकसभा में मनी बिल को प्रेजेंट किया जाता है। मनी बिल जो है वो और किसी हाउस में कभी भी प्रेजेंट नहीं किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। देन वो राज्यसभा में जाता है, पर राज्यसभा के पास में उसके लिए बहुत ही लिमिटेड जो राइट्स हैं वो यहां पर होते हैं। देन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। सो क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, इसे समझते हैं। नो टैक्स और एक्सपेंडिचर कैन बी इंप्लीमेंटेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, मतलब अगर कोई भी टैक्सेशन सिस्टम लाया जा रहा है, कोई भी किसी प्रकार का टैक्स लगाया जा रहा है, कोई भी ड्यूटी ली जा रही है, तो उसके लिए पहले क्या होगा, पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होगा। साथ ही बजट प्रेजेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, उसे क्या किया जाएगा, एग्जामाइन किया जाएगा, देन पास किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब बजट भी अगर कभी भी पास करवाना है तो पहले पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से उसे जाना पड़ेगा, दोनों हाउस उस पे यहाँ पर अपने अपने यहाँ अमेंडमेंट्स जो है वो बताएंगे, देन उसके बाद में ये चीज हो पाएगी। मनी बिल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा, और मनी बिल या फिर कोई भी फाइनेंशियल प्रपोजल है तो उसे लोकसभा जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करती है हमें, वो एक्चुअल में यहाँ पर अप्रूव करेगी, देन उसके बाद में ये बजट जो है वो फाइनलाइज हो पाएगा। साथ ही कमिटीज लाइक द PAC एंड कमिटीज ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग स्क्रूटनाइज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, कमिटीज होती हैं कुछ बहुत सारी कमिटीज जो ये देखती हैं, ये चेक करती हैं, इंश्योर करती हैं कि गवर्नमेंट सच में सही तरीके से स्पेंड कर रही है या नहीं इस पब्लिक पर्स को, इसलिए ही इनकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ जाती है। एंश्योर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द पब्लिक फंड्स एंड प्रिवेंट द मिसयूज, और फिर जो भी गवर्नमेंट में होता है वो इस फंड का मिसयूज नहीं कर पाता। सो इस तरीके से जो पार्लियामेंट है वो एक्चुअल में अपने फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करती है और इस फंक्शन को भी परफॉर्म करती है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं एक्चुअल में, सो प्राइम मिनिस्टर वो पर्सन यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी, और यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट। सो प्राइम मिनिस्टर वो पर्सन होते हैं जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं हमारी कंट्री के, मतलब नॉमिनल हेड होते हैं कौन, प्रेसिडेंट, तो वहीं रियल एग्जीक्यूटिव हेड है जो है कौन, प्राइम मिनिस्टर।
एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर, तो जितने भी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना होता है, पोर्टफोलियो एलोकेट करना होता है, उन सभी के लिए एडवाइस कौन देते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। लीड्स द कैबिनेट मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सो कैबिनेट मीटिंग को लीड करने का काम और साथ ही साथ में जितनी भी यहां पर पॉलिसीज बन रही है उन सभी में कोऑर्डिनेशन का काम भी किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। गाइड लेजिस्लेटिव बिजनेसेस एंड इंश्योर द गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी इन लोकसभा, साथ ही रिप्रेजेंट्स इंडिया डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली, सो इंटरनेशनल लेवल पर या फिर डोमेस्टिक लेवल पर भी रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। सुपरवाइज मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज एंड नेशनल प्रोग्राम, सो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, उन सभी को देखना कि ये सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं, ये भी इंश्योर करते हैं हमारे ही प्राइम मिनिस्टर। साथ ही अब हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कौन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? सो ये कंसिस्ट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर से। ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज में एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बांट दिया जाता है। कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फिर कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, वो भी इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर भी होते हैं जो असिस्ट करने का काम करते हैं। सो एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी अथॉरिटी अंडर द पीएम्स लीडरशिप, और यही क्या करते हैं? पीएम की लीडरशिप में यहाँ पर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी अथॉरिटी है उन्हें परफॉर्म करने का काम करते हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लोकसभा, मतलब ये जो भी एक्शन लेने वाले उन सभी का जवाब देना पड़ेगा इन्हें लोकसभा को। असिस्ट पीएम इन एग्जीक्यूटिंग लॉज, स्कीम्स एंड नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, सो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कीम और साथ ही साथ में लॉज को एग्जीक्यूट करने में असिस्ट करते हैं किसे? प्राइम मिनिस्टर को। कैबिनेट इज इक्वल टू द मोस्ट पावरफुल पॉलिसी मेकिंग बॉडी, मतलब सबसे पावरफुल पॉलिसी मेकिंग बॉडी अगर कोई है तो वो कौन है? वो है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। अपहोल्ड द मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी, और यही अपहोल्ड करके रखते हैं मिनिस्ट्रियल अकाउंटेबिलिटी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं हम डिफरेंस क्या है एक्चुअल में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, मतलब एक बॉडी वो जो कानून बनाने वाली है और दूसरी बॉडी वो जो कानून को इंप्लीमेंट करने वाली है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन की बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली है और ये इंप्लीमेंट करने वाली है एग्जीक्यूटिव। देन हम बात करें कंपोजिशन की, तो लेजिस्लेचर में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आ जाएंगे। वैसे ही एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिविल सर्विसेज जो हैं वो भी यहां पर देखने को मिलेगी क्योंकि एग्जीक्यूशन इनके द्वारा ही होता है। साथ ही साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी इसमें होने वाले। फिर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो ये अकाउंटेबल नहीं होते एग्जीक्यूटिव के लिए, बट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होता है टू द लेजिस्लेचर। ये चीज हम डिस्क्रिप्टिव वे में समझ चुके हैं कि कैसे। अगर हम बात करते हैं बिल्स के लेवल पर कि क्या रोल होता है इनका बिल में, तो यहाँ पर डिबेट करना, अमेंड करना और बिल को पास करना लेजिस्लेचर का एक इंपॉर्टेंट टास्क है। वहीं बिल को इंट्रोड्यूस करना और उन्हें एग्जीक्यूट करना एग्जीक्यूटिव का एक इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है। तो ये डिफरेंस जो है इन्हें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। वैसे ही हम बात करें फाइनेंशियल पावर में इनके बीच में क्या डिफरेंस है, सो लेजिस्लेचर जो है वो बजट को अप्रूव करता है और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ में एग्जीक्यूटिव जो है वो बिल को बनाने का काम और उसे प्रपोज करने का काम भी किसका है? एग्जीक्यूटिव का ही होने वाला है। फिर हम बात करें कंट्रोल मेजर इंस्ट्रूमेंट्स की, सो क्वेश्चन आर और कमेटी और मोशंस जो है यहाँ पर लाए जाते हैं जिससे कंट्रोल इंश्योर किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और पॉलिसी एग्जीक्यूशन से क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। सो आपको ये डिफरेंसेस अच्छे तरीके से याद रखने होंगे, डायरेक्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अपनी थर्ड बॉडी की जो होने वाली है क्या? जुडिशरी। जुडिशरी एक ऐसी बॉडी जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या होता है जुडिशरी, उसे समझना होगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीनों बॉडी ही एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का काम करती है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी का। जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे जो लॉज हैं उन्हें समझाने का काम किसका है? जुडिशरी का है। उन्हें और ज्यादा क्लियरिटी प्रोवाइड करने का काम है जुडिशरी का। एंश्योर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट, यहां पर जुडिशरी जो है वो एंश्योर करती है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है और ये जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ बना रहा है और जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट में रहकर इन चीजों को करें। ये एंश्योर करने का काम है जुडिशरी का ही। साथ ही साथ में एक्सरसाइज द जुडिशियल रिव्यू ओवर द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने के लिए यहां पर क्या किया जाता है? जुडिशियल रिव्यू जैसे एक्चुअल में जो टूल्स हैं उनका यहां पर यूज करती है हमारी जुडिशरी। साथ ही प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स थ्रू रिट्स एंड जजमेंट, तो फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे राइट, सिटीजन के राइट्स, इंडियन सिटीजन के राइट
प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जुडिशरी जो है वो काम करती है, और साथ ही सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द यूनियन और स्टेट, और स्टेट और स्टेट, या फिर किसी इंडिविजुअल में भी, तो इन सभी को रिजॉल्व करने का काम भी किसका है, एक्चुअल में जुडिशरी का होने वाला है। सो आई होप ये जुडिशरी भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे स्टेट लेवल गवर्नेंस की, जो एक्चुअल में इमिटेट करता है यूनियन लेवल गवर्नेंस को स्टेट में। चलिए समझते हैं यहां पर क्या होता है। पहली चीज, सिमिलर स्ट्रक्चर होने वाला है। जैसे आपको वहां पर प्रेसिडेंट दिखाई देंगे, यहां पर होंगे गवर्नर। जैसे आपको वहां पर प्राइम मिनिस्टर दिखाई देंगे, वैसे यहां पर होंगे चीफ मिनिस्टर। वहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, यहां भी। यहां स्टेट लेजिस्लेचर होगा, और वहां पर होने वाला है लोकसभा। अब यहां पर देखिए, लॉ मेकिंग सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उन्हें डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट में। कौन कौन सी लिस्ट होती है जिन पर कौन कौन डिसीजन ले सकता है, ये चीजें यहां पर मेंशन कर दी जाती है। जैसे कि यूनियन लिस्ट पर सिर्फ और सिर्फ यूनियन लॉज बना सकता है, वैसे ही स्टेट लिस्ट पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा, पर इस कनकरेंट लिस्ट पर यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉज फ्रेम कर सकते हैं। बट नो डाउट यहां पर ज्यादा प्रिविलेज यूनियन को दी जाने वाली है। सो इन कंकरेंट कॉन्फ्लिक्ट यूनियन लॉ प्रिवेल, स्टेट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू द स्टेट असेंबली। जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो स्टेट असेंबली के लिए अकाउंटेबल होने वाले हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेट लेवल गवर्नेंस जो है वो किस तरीके से होता है, क्या उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, और फेडरल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहां पर किस तरीके से पावर को डिवाइड किया जाता है। सारे सब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या होता है ये बाइकैमरल और यूनिकैमरल स्टेट में। सो बाइकैमरल का मतलब ये है, सबसे पहले तो यूनिकैमरल समझे। इसका मतलब होता है ये मोस्ट ऑफ द स्टेट में प्रेजेंट है, जहां पर सिर्फ एक बॉडी होने वाली है, जिसे हम कहते हैं क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, पर जब हम बात करते हैं यहां पर बाइकैमरल की, तो बाइकैमरल का मतलब होता है यहां पर दो बॉडी होने वाली है। एक होने वाली है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी बॉडी होने वाली है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये 6 ऐसी स्टेट है जहां पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दिखाई देती है, जैसे कि बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में एंड आंध्र प्रदेश में। तो इन सारी 6 स्टेट्स में आपको ये बॉडी दिखाई देने वाली है, और इसलिए ही कहा जाता है कि यहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। मतलब ये पूरी तरीके से इमिटेट करता है लोअर हाउस और अपर हाउस को इन द स्टेट्स। साथ ही अपर हाउस जो है उसे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने अगले पॉइंट की। पार्लियामेंट्री सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो पार्लियामेंट्री सेशन की जब हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं विद इन अ ईयर बाय द पार्लियामेंट, जिसमें बजट सेशन होता है, जिसमें होता है मॉनसून सेशन, जिसमें होता है विंटर सेशन। सो ये 3 सेशन जो है हर साल ऑर्गेनाइज करना जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि लेस देन 6 मंथ के जो गैप होता है उसमें पार्लियामेंट को एक सेशन ऑर्गेनाइज करना होगा। इसलिए ही पार्लियामेंट 3 सेशन ऑर्गेनाइज कर लेती है, जिसमें 6 मंथ से ज्यादा का गैप हो ही नहीं सकता। सो एंश्योर द कंटिन्यूअस लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट। और इसी के कारण जब ये लोग बार बार मिलते हैं, 3 बार साल में मिलते हैं, तो ये कंटिन्यूसली लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव लेवल पर जो भी चीजें चल रही हैं उसे यहां पर देख पाते हैं। अब हम आगे चल के यहां पर समझने वाले हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं एक्चुअल में लेजिस्लेटिव फंक्शन में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं क्या क्या चीजें हो रही हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन के साथ में, क्या क्या इशू है। पहली चीज, फ्रीक्वेंट डिसरप्शन अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। एम वेंकैया नायडू जी का स्टेटमेंट जो है वो भी आपको यहां पर याद रहना चाहिए। डिक्लाइनिंग डिबेट क्वालिटी एंड सिटिंग आवर्स, मतलब अब जो डिबेट है वो उसकी क्वालिटी भी कम होती जा रही है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर डिबेट नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में कम देर की सिटिंग जो है यहां पर दिखाई देती है। साथ ही राइजिंग नंबर ऑफ द एमपीज विद द पेंडिंग क्रिमिनल केसेस। ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिखाई देते हैं जो एक्चुअल में क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। साथ ही बिल ऑफन पास्ड विदाउट डिटेल्ड डिस्कशन। बिल जो है वो बहुत ही ज्यादा रश्ड तरीके से पास कर दिया जाता है, जो बहुत ही खराब होता है क्वालिटी में। सो ऐसी कुछ चीजें जो है यहां पर दिखाई दे रही हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है उसके साथ में क्या इश्यूज हैं, तो आपको ये चारों पॉइंट जो है वहां पर मेंशन कर देने चाहिए। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इन पॉइंट को जरूर अच्छे तरीके से याद रखें। चलिए, तो इन पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जाए। सो अगर इन्हें ओवरकम करना है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। कैसे किया जाएगा?
सिटीजन मस्ट स्टे अवेयर एंड पार्टिसिपेट थ्रू द पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब सिटीजन्स को और ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा, और ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ाना पड़ेगा, पब्लिक कंसल्टेशन के लेवल पर जाना पड़ेगा। जब हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो हमें पता लगेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। साथ ही एनकरेज द एथिकल लीडरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब हमें एनकरेज करना चाहिए एथिकल लीडरशिप को। जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें यहां पर इलेक्ट किया ही नहीं जाए, उन लोगों को इलेक्ट किया जाए जो एक्चुअल में सच में एथिकल है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म एनहेंस द एसेसिबिलिटी एंड एंगेजमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो कंटिन्यूसली इस एसेसिबिलिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि हमने लैंग्वेज के लेवल पर देखा या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही यूथ इन्वॉल्वमेंट एंश्योर द बेटर रिप्रेजेंटेशन, अगर हमें ये पूरा सिस्टम सुधारना है, अगर हम चाहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही है जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो यूथ को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सो जब आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, आप सभी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें, हमने हर एक चीज़ को यहाँ पर समझ लिया इन डिटेल जाकर। अब हम बात करने वाले हैं कि हमने यहाँ पर एक्चुअल में देखा क्या क्या। तो चलिए यहाँ जस्ट देख लेते हैं। पार्लियामेंट परफॉर्म 4 वाइटल फंक्शन, ये हमें दिखाई दे गया। हमने देखा कि पार्लियामेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन करती है जिसमें वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन शामिल है। साथ ही साथ में लॉ मेकिंग जिसमें लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहीं एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी के अंदर, और वो अकाउंटेबल भी होता है उसके सभी एक्शंस को लेकर टू द लोकसभा एंड टू द लेजिस्लेचर। साथ ही साथ में फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी यहां पर मेंटेन की जाती है, मतलब यहां पर कितना पैसा, कितना मनी कहां यूज किया गया, इसके लिए भी जो हमारी पार्लियामेंट है वही एक्चुअल में अकाउंटेबल होती है। सो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट्स पॉलिसीज व्हाइल जुडिशरी प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम बात करते हैं जुडिशरी की, तो हमें यहां पर यह पता लगता है कि लॉ बना दिया किसने, यहां पर लेजिस्लेटिव ने, एग्जीक्यूटिव ने उसे इंप्लीमेंट कर दिया, और जुडिशरी जो है वो उसकी स्क्रूटनी करती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाकर रखा जा सके। साथ ही टुगेदर दे एंश्योर स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो तीनों बॉडी है वो मिलकर यहाँ एंश्योर करती है कि एक स्टेबल, एक रिस्पॉन्सिबल और एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली बना रहे। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स, ये पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जा सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, और साथ ही हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं जहां मिलने वाले हैं आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी 100% फ्री, हाई क्वालिटी में। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।